नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। हम फिर हाजिर हैं अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। पंजाब का विधानसभा चुनाव अब 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को होगा। चुनाव आयोग ने पंजाब के राजनीतिक दलों की उस मांग को स्वीकार कर लिया है जिसमें ये कहा गया था कि 14 फरवरी की बजाय चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। और इसका कारण यह था क्योंकि 16 फरवरी को श्री गुरु रविदास जी की जयंती है, लिहाजा पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस अवसर पर जाते हैं। और राजनीतिक दलों को ये आशंका थी कि यदि बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश जाते हैं तो अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए ये मांग की गई थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सबसे पहले यह मांग उठाई थी और पत्र लिखकर चुनाव आयोग के सामने तथ्य रखे थे। आपको बता दें कि पंजाब में 32% के करीब एससी भाईचारे के वोट हैं, और यह किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता के लिए सियासी जो अंकगणित है उसको बिगाड़ने या संवारने वाले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी एक स्वर में यही मांग उठाई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मांग को आखिर स्वीकार कर लिया और पंजाब में विधानसभा चुनाव अब 20 फरवरी को होगा। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, न्यूज़ इंडिया, चंडीगढ़। प्रमुख चंद्रशेखर और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच जो तनातनी थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश यादव उनकी पिछड़ी जातियों के प्रति जो उनका प्रेम है वो पूरी तरह से दिखावा है। इस पर आज अखिलेश यादव ने पूछे गए सवाल पर कहा कि चंद्रशेखर के पीछे हो सकता है कोई बड़ी साजिश हो। उन्होंने इस साजिश के पीछे भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लिया है। चंद्रशेखर लगातार कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव उन्हें कहें तो वो बिना शर्त पार्टी का प्रचार करना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उनके बड़े भाई हैं, उनकी लगातार उनसे बात हो रही थी, लेकिन अब उनकी बात पूरी तरह से खत्म हो गई है। इस बात को कहते हुए चंद्रशेखर काफ़ी भावुक भी हुए। आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि चंद्रशेखर और अखिलेश यादव के बीच जो तनातनी है वो फिलहाल खत्म होने वाली नहीं है। कैमरामैन हरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। प्रमुख चंद्रशेखर हमारे साथ हैं हरक सिंह रावत जी। हरक जी, आज बीजेपी ने आपको पराया कर दिया है, इसके पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? अरे मैं कहाँ पराया होने वाला हूँ? मैं तो पराया थोड़ी, मैं उत्तराखंड का हूँ। बीजेपी पराया हो गया अब उत्तराखंड से। मैं आज बता रहा हूँ, ये हरक सिंह को नहीं पराया किया उन्होंने, उत्तराखंड से भाजपा को पराया कर दिया है। मैं तो रहूँगा, मैं तो वहीं हूँ, मैं तो वहीं उत्तराखंड के लिए मरूंगा खापूंगा। मेरी सांसें तो वहीं जाएंगी उस देवभूमि में। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे ज़िंदगी में, बहुत मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुए, बहुत लोग मुझे गिराने। मेरी कमी क्या है कि कुछ मीडिया के लोग मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चर्चाओं में रखते हैं, बिना कई बार कम काम भी करते हैं हम लोग, कई बार बिना काम के भी चर्चा में रखते हैं। तो कुछ मीडिया के लोग भी हमारे हुए हैं और हमारे साथ ही दिग्भ्रम में आ जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे खुशी है, मुझे मतलब मैं सोचा था कि भाई मैं अपने वायदे को नहीं तोड़ूंगा। बस मैंने अमित शाह जी से जो वायदा किया था, देखो मैंने जो नड्डा जी से जो वायदा किया था, अपने भाई धामी से जो वायदा किया था, मैं नहीं तोड़ना चाहता था। हालांकि मैं खुश नहीं था, मुझे लग रहा था भाई ये काम ही नहीं करते, लड़ते रहो एक छोटे छोटे काम के लिए जो है। अरे भैया, कोई मेडिकल कॉलेज मेरे लिए थोड़ी बनेगा, सेंटर मेरे लिए थोड़ी बनेगा, उपनल के कर्मचारी मेरा बेटा और भाई थोड़ी है वहाँ नौकरी कर रहा है। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आप अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहे थे, और आज सुबह भी पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारी पार्टी जो है वो परिवारवाद के खिलाफ है। देखिए, नंबर 1 कि पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहा था तो मैंने ये भी तो कहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा। आप देते ना एक टिकट, आप कह देते भाई अनु को नहीं दे पा रहे हैं तो आपको दे रहे। मैं तो कह रहा हूँ मैं नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। मैंने सिर्फ अभी 6 तारीख को जब मैं वहाँ लहसुन गया और मैंने जो जन सैलाब देखा और उनकी एक मांग देखी कि अनु को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, तो ये बात मैंने कही भाई वहाँ मैं तो कहले आपने अब तक क्यों नहीं कहा? मैंने कहा अब तक मैं खुद, मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा जन सैलाब उसके साथ है।
लेकिन अब दुर्भाग्य है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पता नहीं इनको ईश्वर ने शायद कोई अच्छा कराना होगा। अच्छा है ना, जो इन्होंने क्या अच्छा किया बस। लेकिन पार्टी तो कह रही है कि हमारा सिद्धांत नहीं है कि हम परिवार के सदस्यों को टिकट दें। देखिए, मैं ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, जानबूझ के लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। इनसे गलती हो गई। इन्होंने सोचा सोशल मीडिया में चला, इन्होंने सोचा सचमुच मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, और इन्होंने आनंद फानंद में ये निर्णय लिया। अब क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलेंगे ना। अपनी गलती को अपनी जो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैं आज आपको बता रहा हूँ 10 तारीख की 10 मार्च को रिजल्ट खुलेगा, तब इनको एहसास होगा इनसे कितनी बड़ी गलती हुई। आप ये कह रहे हैं कि आपका रास्ता जो है वो बीजेपी ने साफ कर दिया। किस रास्ते की बात कर रहे हैं? आखिर वो रास्ता किधर जा रहा है? उत्तराखंड का रास्ता, उत्तराखंड के विकास का रास्ता, उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देने का रास्ता। और वो रास्ता इस समय कांग्रेस का माध्यम है। वो रास्ता इस समय कांग्रेस का है। मतलब आप कह रहे हैं कि अब हरक सिंह रावत कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करेंगे? अब अरे तुम निकाल दोगे टीम से तो क्या मैं क्या घर बैठूंगा? मैं तो बैटिंग करने वाला था, फाइटर हूं, कफन बांध के राजनीति करता हूं। मैं परवाह नहीं करता किसी चीज की। तो इसलिए करेंगे। उत्तराखंड का भला करना है। उत्तराखंड को जब तक सांसें हैं, जब तक ईश्वर जो, देखिए मैं कौन होता हूँ करने वाला? ईश्वर कराता है, वो शक्ति कराती है, नेचर कराती है। अब यहाँ पर मैं बैठे, पता नहीं कब सांसें टूट जाए। हमने कोरोना महामारी में तो लोगों की सांसें टूटते हुए देखी है। इसलिए अब तो मैं बहुत फिलोसफर टाइप का आदमी हूँ। जो ईश्वर कराना चाहता है, जो भूमिका में रखना चाहता है, जब तक कराना चाहता है, जब तक सांस है तब तक करेंगे। लेकिन हरीश रावत जी ने कहा था कि अगर माफी नहीं मांगेंगे तो पार्टी में नहीं लिया जाएगा। भैया कहा था ना, तब तो मैंने भी कहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अमित शाह ने भी कहा था दोस्ती नहीं टूटे चाहिए, तोड़ दी ना दोस्ती अमित शाह जी ने। तो बहुत कहा था ना, पास्ट हो गया ना, वर्तमान नहीं है ना। अगर कांग्रेस में जाते हैं तो आप कहां से टिकट की मांग कर सकते हैं? कोई टिकट की मांग नहीं। मैंने क्या टिकट, अब मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया हूँ। टिकट और ये टिकट, मंत्री पद, ये सब से बहुत हो गया भैया मुझे। अब मैं नींद सब लालच नहीं मुझे ये सब। जब पहली बार कोई मंत्री विधायक बनता है, सोचता है मैं विधायक बन जाऊँ, मंत्री बन जाऊँ। मैं तो इन पदों की चिंता ही नहीं करता हूँ। मैं आपको तो ये पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तो कांग्रेस पार्टी कहीं से भी लड़ाएगी तो वहां से हरक सिंह जी जीत जाएंगे, आपको भरोसा? कांग्रेस को लगेगा कि नहीं, हरक सिंह जी आपको सरकार बनाने के लिए एक सीट का बेनिफिट देने के लिए आपको लड़ना जरूरी है कि एक सीट बढ़ जाएगी हमारी, तो मैं उनके इस अनुरोध को मान लूँगा। लेकिन मैं सच है कि मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ कि चुनाव लड़ूँ। आखिरी सवाल सर, क्या बीजेपी की तरफ से फैसला लेने से पहले आपसे कोई बातचीत की गई थी? किसी ने कोई बातचीत में से बातचीत की होती तो शायद इनसे गलती नहीं होती। नहीं की इन्होंने, नहीं करी। तो बिल्कुल हरक सिंह रावत जी ने कहा कि बीजेपी ने गलती की है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। संगम तट पर लगे माघ मेले का आज दूसरा स्नान पर्व है, पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड को देखते हुए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ माघ मेला के पुलिस प्रभारी राजीव नारायण जी हैं। सर से बात करते हैं। सर, किस तरीके से कोविड से निकलने के लिए, बचने के लिए आप इंतजाम करते हैं? जी, आज पौष पूर्णिमा का स्नान प्रातःकाल से चल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कल्पवासी जो कि पूरे माघ मास में इस माघ मेला क्षेत्र में प्रवास करते हैं, स्नान कर रहे हैं। और इनको हम लोग एक सुरक्षित स्नान देने के लिए और कोविड का प्रोटोकॉल पालन कराने के लिए हम लोगों ने एक SOP तैयार कर रखी है। जो भी हमारा मेला क्षेत्र है, ये 641 हेक्टेयर के लगभग इसका क्षेत्रफल है। इसमें प्रवेश के जो 16 मार्ग हैं, सारे 16 प्रवेश मार्गों पे स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम प्रातःकाल से स्क्रीनिंग कर रही है। सबकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और सिम्टम बेस्ड उसमें टेस्टिंग के भी प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग लगातार श्रद्धालुओं से, कल्पवासियों से अनुरोध कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क अवश्य धारण करें। साथ ही साथ हम प्रवर्तन की कार्रवाई भी अमल में ला रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कतिपय श्रद्धालु हैं जो कि मास्क नहीं धारण कर रहे हैं, बार बार हमारों की अपील करने के बावजूद मास्क नहीं धारण कर रहे हैं। उनके विरुद्ध हम लोग नियमानुसार चालान की कार्रवाई करते हुए समन शुल्क की वसूलने की कार्रवाई भी अमल में ला रहे हैं। नियंत्रण है उसके ऊपर SOP बनाई है और उसका पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है ताकि माघ मेला कोरोना के संक्रमण से लगभग बचा रहे। दिनेश सिंह, न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज।
2022 का चुनाव का आगाज हो चुका है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस समय मैं वाराणसी के शिवपुर विधानसभा के छतरीपुर इलाके में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बाटी चोखा यानी कि जो गांव का एक परंपरा है, वहां पे कुछ लोग बैठे हैं, बाटी चोखा का प्रोग्राम चल रहा है, लोग एकत्रित हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से चुनाव है 2022 का जो चुनाव होना है उसमें किस तरह के प्रत्याशी को वो चुनेंगे, उनका मत क्या रहेगा, क्या मुद्दे होंगे, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी भी लेंगे। कुछ यहाँ पे युवा हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इस बार, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो पहली बार वोट भी करेंगे और तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे जो गांव में की जो परंपरा होती है बाटी चोखा का, और सारे लोग एकत्रित होकर के एक साथ यहाँ पे बैठते हैं और उसके बाद जो है ये प्रोग्राम किया जाता है। तो पहले तो सबसे पहले यहाँ पे एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, सबसे पहले तो अपना परिचय बता दें। आप छोड़ दें, परिचय बताइए आप अपना। हम यहीं पता अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिचन प्रसाद शर्मा है। बिचन जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव होना है, किस तरह के प्रत्याशी को आप चुनेंगे? जो देश की सेवा कर सकें उन्हीं को हम चुनेंगे। तो तमाम नेता जो है देश सेवा के लिए ही आते हैं, कुछ मुद्दे होंगे, कुछ आपके साथ योजनाएं होंगी। कुछ नेता लोग तो इस तरह से काम भी नहीं किए हैं, जबकि मोदी जी हैं, आदित्यनाथ जी हैं, इन लोगों ने बहुत सफलता काम किया है, हर जगह किया है, कहीं बाकी नहीं है। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं? हमारे क्षेत्र में सड़क का निर्माण हुआ है और कल कारखाने खुले हुए हैं, कि स्कूल कॉलेज हैं, नया उद्घाटन हो रहे हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए तो भाजपा में योगी और मोदी जी ऐसे हैं जो कि एक परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और ये सब देख करके हम लोगों के पास यही ऑप्शन है कि भाजपा को ही वोट दिया जाए। लेकिन और भी अगर पार्टियों की हम बात करते हैं या भाजपा में भी कुछ न कुछ कमियां ज़रूर हैं, और माननीय योगी जी या मोदी जी जो भी है, जो भी आने वाले भविष्य में नेता होते हैं, इनको ज़रूर ये ध्यान देना चाहिए कि जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं या नेता हैं, जहां की करप्शन अभी बहुत बुरी तरह से अभी तक कायम है, अगर इसको दूर कर लेंगे तो ये पार्टी जो है और भी अच्छी हो जाएगी। पहली बार वोट देना है तो ज़रूर जाएंगे, हमने अप्लाई कर दिया है और मिलेगा, ज़रूर जाएंगे, ज़रूर वोट देंगे। आप मतदाता के साथ साथ एक युवा भी हैं, क्या सोच है आपकी, किस तरह से सोचते हैं? जी देखिए, हम युवाओं में तो यही रहता है कि हम उन्हें ही वोट दें जो हमारी सरकार हो, जो अच्छे कॉलेजेस बनाए, अपने पढ़ाई करने के लिए अच्छे सुविधा दें और रास्ते बनाएं या फिर बाकी अच्छी योजना लाएं। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं जो शिवपुर विधानसभा में आपने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, बाटी चोखा का प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम के तहत जो है लोगों ने मतलब यहाँ पे अपनी अपनी राय रखी, कई ऐसे योजनाओं का जो है उन्होंने जिक्र भी किया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे योजनाओं जिनका कि लाभ मिला है, ऐसे लोगों को जो है ना यहाँ के प्रत्याशी, यहाँ के जो वोटर हैं फिर से वो चुनेंगे। और कहा जाए तो आगामी आने वाला चुनाव जो है 2022 जो है काफ़ी, अगर कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण चुनाव होगा। और न्यूज़ इंडिया लगातार अपने चैनल के माध्यम से कहता रहा है कि आप मतदाता हैं, वोट करने के लिए निकलें और जाकर के अपने मतों का प्रयोग अवश्य करें। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। राजधानी दिल्ली को जो पहली इलेक्ट्रॉनिक बस है वो मिल गई है और आप इस बस को देख सकते हैं, मेरे पीछे ये खड़ी है। अक्सर राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या को लेकर के लगातार आप रिपोर्ट्स देखते होंगे और तरह तरह की जो बातें हैं वो भी होती होंगी कि जल्द दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक बसें जो हैं वो आएंगी। दरअसल ये JMB ग्रुप जो है लिमिटेड, उसकी ये बस है। और इस बस की अगर खासियत की बात करें तो दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसको हरी झंडी दिखा दिया है। ये बस आपको हूबहू देखने में
उन्हीं बसों की तरह लगेगी अब तक जो दिल्ली की सड़कों पर आप चलते हुए देखते थे, लेकिन इसमें कुछ सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि ये बस पूरी तरीके से बिजली से चार्ज होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक बस है। तो इसके लिए यहीं पर बस स्टैंड पे ही एक चार्जर पॉइंट जो है उसकी व्यवस्था की गई है। और ये जो पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, अक्सर आप यहाँ पे बड़े बड़े फैन देखते होंगे, इंजन देखते होंगे, जहां से आवाजें आती थीं और पर्यावरण प्रदूषण लगातार होता था। अब इन हिस्सों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो बैटरी है उसको यहाँ पे लगाया गया है। तकरीबन 55 मिनट में ये बस जो है वो फुल चार्ज होती है। और चार्जर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो बस के इस हिस्से में ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर चार्जर की जो व्यवस्था है वो की गई है। हालांकि दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो जिस तरीके से इस बस को और ज़्यादा दिल्ली के सड़कों पर बढ़ाने की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन जो है इनकी संख्या है वो फरवरी के पहले सप्ताह में ही बढ़ाई जाएगी, यानी कि करीब जो है वो बसों को 1300 बसों को लाने का लक्ष्य जो है वो डीटीसी का है। ये अंदर से आप तस्वीरें देख रहे हैं जो बस की, इसमें जो सीट है उसी तरीके की सीटें हैं लो फ्लोर बसों की जो रखी गई थी डीटीसी की। और पैनिक बटन है, कोई भी समस्या होती है तो आप पैनिक बटन दबा करके सूचित कर सकते हैं। पूरी तरीके से जो बस है वो जीपीएस तकनीक से लैस है, आगे एक डिस्प्ले दिया हुआ है। तो कई तरीके की जो सुविधाएं हैं और खास करके सुरक्षा के जो नियम है, मानक हैं, उसका ध्यान रखा गया। बस में सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए हुए हैं। और इस बस के चलने से एक सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो पर्यावरण में जो पोल्यूशन होता था वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 50 और बसें जो हैं वो दिल्ली के सड़कों पर उतारी जाएंगी। हालांकि अगर बात करें एक बार ये अगर चार्ज होती है तो तकरीबन 120 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करेगी। और इस बस के आने के बाद से आम लोगों के लिए खुशखबरी ये भी होगी कि जिस तरीके से ये जो बाकी बसें चलती थी उसमें तरह तरह की परेशानियां होती थी, इस बस की अगर बात करें नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से इसको सड़कों पर चलाया जाएगा। और आने वाले दिनों में और इस तरीके की बसें दिल्ली सरकार लाएगी। कैमरामैन श्री कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। सुबह का सूरज उत्तरायण के साथ ही एक बहुत ही दुखद खबर आई कि देश की एक विभूति, एक धरोहर जो है वो आज हमारे बीच नहीं रहे। पंडित बिरजू महाराज आज जो है नहीं रहे। हमारे साथ बात करने के लिए माननीय अवस्थी जी हैं, जो उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहा, कितनी बड़ी क्षति है ये देश के लिए और कितना जो है दुखद रहा, क्योंकि आपका बहुत उनके साथ। मुझे लगता है कि भारत में हर कलाकार जो संगीत सीखना या पढ़ना या जानना प्रारंभ करता है वो सबसे पहले 2-3 नाम जो सुनता और समझता है उनमें से एक पंडित बिरजू महाराज जी थे। हम लोग का तो पूरा एक जीवन मुझे लगता है उनको देखते मंच पे और उनसे सीखते, अपरोक्ष रूप से सीखते हुए बीता। और इस बात का इतना गर्व था कि लखनऊ के कथक घराने के वो मुखारविंद थे, वो पूरी दुनिया में इस खुशबू को लेकर गए। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई अपने युवावस्था में एक लेजेंड बन जाए, जीवन काल में ही एक किंवदंती बन जाए, एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन जाए। मुझे लगता है आज विगत 30-40 वर्षों से भारतवर्ष में कोई भी यदि कथक से गुजरा है तो वो पंडित बिरजू महाराज जी के हाथों से होकर के ही गुजरा होगा। इतनी बड़ी गुरु शिष्य परंपरा का कोई और उदाहरण मैंने नहीं देखा, जहां इतने शिष्य उन्होंने तैयार किए, जिन्होंने और शिष्य तैयार किए। और दिल्ली कथक केंद्र में रह करके या व्यक्तिगत तौर पे अपना कलाश्रम जो उन्होंने उसका निर्माण किया था वो बस देते रहे, शिष्यों को जोड़ते रहे। आज जो कथक लोग कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो महाराज जी का सेट किया हुआ ग्रामर ही है। आपको मैं किस्सा बताऊं, हम लोग भातखंडे में 6-7th ईयर में सीख रहे थे और तब तो ये रविंद्रालय हुआ करता था लखनऊ में, यहीं पर हम लोग बतौर दर्शक श्रोता बैठे हैं। तो उस दिन कई कार्यक्रम थे, महाराज जी का भी उस दिन नृत्य का कार्यक्रम था। ये बात 86 की बता रही हूँ, तो पुरानी बात है। मंच पे तालवाद्य कचहरी चल रही थी। तालवाद्य कचहरी यानी विभिन्न वाद्य वृंद आपस में बजा रहे थे, मृदंग बजा, फिर तबला, ढोलक सब बजा रहे थे। तो यहाँ से बैठकर ये लय और तिहाई पे ऐसे लयकार थे, वो तो छंद के दे रहे थे। उन्होंने इस तरह से यहाँ से प्रथम रो पे बैठ करके दिया कि वो सब लोगों ने वहीं से हाथ जोड़े और कहा कि आप वहाँ क्यों बैठे, आप भी यहाँ पे आइए, हमारे साथ बजाइए। तो उन्होंने कहा साज क्या बजाऊं, कुछ है नहीं, तो आप लोग सब एक एक साज पकड़े हैं। तो किसी ने कहा नहीं नाल नहीं है। नाल तो पता करा कि ग्रीन रूम में एक नाल थी, नाल ली और मेरे सामने आंखों के वो दृश्य आज भी कि वो जाके बैठ गए और उन्हीं लोग के संग
नाल बजाने लगे। एक तरफ ढोलक है, पखावज है, मृदंग है, वो नाल बजा रहे हैं। और जो तालियां उस समय बजी और वो खुद तैयार थे अपनी प्रस्तुति के लिए, लेकिन जिस अनौपचारिक ढंग से वो साज बजाने लगे वहां पर, वो दिखा कि कलाकार को, एक तो कलाकार कितना उसमें समर्पण भाव होना चाहिए, हर चीज के लिए हमेशा तैयार, और दूसरा कलाकार को बंधन में नहीं आप बांध सकते। वो जब बजाने लगे वहां तो लगा कि क्या कोई बजाएगा उनके आगे, और लोगों ने कहा उनसे, तो ये उनमें नहीं था कि नहीं नहीं अब मैं डांस करने आया हूं तो अब मैं नहीं जाऊंगा, ये अब नहीं करूंगा। वो ऐसे एक और घटना भी आपका मैं उदाहरण दे सकती हूँ कि यहाँ जब वे आए महाराज जी, तो अपनी ड्योढ़ी पे कार्यक्रम था और होली, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आज फाग सुनेंगे तुमसे। तो मैं वेट करते करते पंडित धर्मनाथ मिश्र जी को हारमोनियम बजाना, तो उन्हें विलम्ब हो गया, जाम में फंस गए। जब तक वो आए महाराज जी बोले अब भाई अब मूड हमारा बन गया है, अब हमको अभी सुनाओ बस तुम। तो मैं बाजा ले लिया मैंने, मैं बाजा उतना बजाती भी नहीं हूँ। महाराज जी ने कहा अरे हमें दोनों बाजा, और उन्होंने हारमोनियम बजाया, मैंने गाया। ये नज़ारा मैं भूल ही नहीं सकती हूँ कि वो जो एक उदारता, और मतलब कार्यक्रम अब हो रहा है तो हो रहा है, हारमोनियम बजा रहे हैं, बिरजू महाराज जी मालिनी अवस्थी गा रही हैं। ये थी हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी, जो कि बता रही थी कि कितना निकट संबंध था। वाकई बिरजू महाराज जी के बारे में जितना भी कहा जाए, चाहे वो जिस भी तरह से वो एक अपने आप में एक संस्थान थे, एक इंस्टीट्यूशन थे, एक यूनिवर्सिटी थी, और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी सौम्यता और सरलता ही उनका जो है, जो इतनी बड़ी जो है बनाने में एक रुचि थी। और निश्चित तौर पर ये राजधानी लखनऊ और लखनऊ के घराने से निश्चित तौर पर थी, तो कहीं ना कहीं लखनऊ भी जो है आज उनके न रहने पर अनाथ हो गया। अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उत्तराखंड राज्य के पहाड़ों में जहां एक और लगातार ही बर्फबारी हो रही है, तो वहीं उत्तराखंड के मैदानी जिलों में भी लगातार ठंड बढ़ रही है। ठंड के कारण लोग जहां एक और घरों में कैद हो रहे हैं, तो वहीं स्थानीय दुकानदार अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है हरिद्वार के बहादुराबाद में। आप देख सकते हैं किस तरह से स्थानीय दुकानदार वो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि ठंड के कारण कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। जी, किस तरह की परेशानी हो रही है? ठंड है काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अपने घर से कहीं थोड़ी दूर बाइक से जाते तो रास्ते में कहीं जैसे आग यहाँ पे जलेबी में कहीं जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे पहले अपने हाथ से के, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिस तरीके से ज़्यादा ठंड है, लोग अपने घरों में कैद है, व्यापार पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल जो नगर निगम है, प्रशासन है, उसको भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, कहीं अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पे लोग है अपने आप ही आग जला के बैठे हुए, प्रशासन से कोई ऐसी व्यवस्था लकड़ी होगी या फिर अलाव की नहीं की गई, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि व्यापार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि ठंड की वजह से लोग बिल्कुल अपने घरों में कैद है। उससे पहले कोविड की वजह से लोग घरों में कैद थे, तो थोड़ी राहत सरकार को भी देनी चाहिए व्यापारियों को, तो यही मांगता हूँ। जैसे अगर हम छोटे छोटे दुकानदारों की बात करें, जैसे चाय की दुकान होती है, तो जब अधिक ठंड होती है, पहली बात तो सुबह के टाइम लोग अपने घरों से निकलते हो, जब लोग अपने घरों से निकलते हैं तो कंपनी जाने की उनको इतनी जल्दी होती है कि वो दुकानों पे रुक नहीं पाते, क्योंकि ठंड में जो समय होता है वो उसका पता भी नहीं चल पाता कि कब 6 से 8 बजे जाते हैं, पता नहीं चलता। तो लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय लोग। साफ तौर पर इनका कहना है कि धंधा कुछ भी हो, उसमें चाय की दुकान हो या फिर वाहन चालक हो या फिर होटल चलाने वाले लोग हों, वो पूरी तरह ठंड से प्रभावित है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। हिमाचल प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक भारी हिमपात हो सकता है। उसी के चलते आज चंबा जिला में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। बता दें कि चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का दौर जारी हो गया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये चंबा जिला का पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर मौसम बदलते ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके चलते लोगों की मुश्किलात भी बढ़ने वाली है। हालांकि बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जिस तरह से हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी ज़िलों में बर्फबारी कुछ दिन पहले हुई थी, उसके बाद लोगों की मुश्किलात बढ़ने लगी थी, क्योंकि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई थी और कई इलाकों में बिजली की समस्या पैदा हो गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने
अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में मौसम खराब रहने वाला है और भारी बर्फबारी हो सकती है। तो उसके चलते जनजीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त होने की संभावना है और लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी, जिसके चलते लोग परेशान भी हो सकते हैं। चंबा से न्यूज़ इंडिया के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।